हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। और आज का टॉपिक है हमारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना और ये शॉर्ट नोट्स के रूप में है। इसमें कोई विस्तार रूप से आपको नहीं पढ़ाया जा रहा है, सिर्फ रिवीजन के तौर पे। जिसने इस टॉपिक को तैयार कर लिया वो एक बार रिवीजन करके खुद का पढ़ के और रिवीजन कर सकता है। ठीक है। इससे पहले मैं एक वीडियो डाल चुकी हूँ, वो मैंने कुछ ट्रिक से डाला था और कुछ शॉर्ट नोट्स के रूप में डाला है विश्व की भौगोलिक भूगर्भिक सारणी। ठीक है। आज हम बात करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना की। तो देखो, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में सबसे पहले स्रोत यानी कि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के स्रोतों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष कौन से हैं? पृथ्वी की खुदाई से निकला हुआ पदार्थ, और दूसरा है ज्वालामुखी उद्गार क्रिया। ठीक है। अभी इसके आगे 400 क्यों लिखा है वो मैं आपको बता देती हूँ कि जो ज्वालामुखी उद्गार क्रिया हुई थी ना, उसमें जब पृथ्वी की जानकारी लेने की कोशिश की थी तो सिर्फ 400 किलोमीटर तक की ही जानकारी ले पाए थे। कितने किलोमीटर की? सिर्फ 400 किलोमीटर तक की ही ले पाए थे। जबकि पृथ्वी का केंद्र है वो कितने उसके ऊपर है? 6307 किलोमीटर। और हम जानकारी कितनी, ज्वालामुखी से जानकारी कितने की? 400 किलोमीटर की। ठीक है। चलो, अप्रत्यक्ष कौन से हैं? घनत्व, डेंसिटी, दबाव, तापक्रम, भूकंप, गुरुत्वाकर्षण शक्ति, चुंबकीय शक्ति और उल्कापिंड। अब देखो, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अब इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि जैसे 4 उदाहरण दे दिए और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष को अलग अलग पूछ सकते हैं। जैसे हम साइंस में बात करें, अपने भूगोल में बात करें, अनवीनीकरणीय और नवीनीकरणीय से बात होती है ना, उस हिसाब से पूछा जा सकता है। उसके बाद देखो, ज्वालामुखी उद्गार क्रिया की मैंने आपको बता दी कि क्या चीज़ है, तो आप समझ जाओगे। अप्रत्यक्ष स्रोत आपको बता दिए। चलो, अब शक्ति, चुंबकीय शक्ति, उल्कापिंड हो गए। उल्कापिंड, उल्कापिंड से जो शूटिंग स्टार्स होते हैं उनसे भी पृथ्वी का पता लगाया था, क्योंकि जो पृथ्वी और जो उल्कापिंड है वो दोनों एक ही पदार्थ के बने हुए हैं। तो जो अपने ये जिसको अपन टूटता हुआ तारा बोलते हैं, ये जब आए या फिर ये जब पृथ्वी पर पड़े तो इनको लिए और इनके अंदर की संरचना को देखा कि इनकी संरचना कैसी है। तो जब उस आधार पे इन्होंने अनुमान लगाए थे उल्कापिंड के आधार पे कि भाई जैसी इनकी संरचनाएं हो सकता है वैसी संरचना किसकी हो? पृथ्वी की। तो उल्कापिंड ये थे। गुरुत्वाकर्षण आपको भी पता है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति हमारी पृथ्वी में बिल्कुल काम करती है। गुरुत्वाकर्षण तो देखो साइंस में अपने आप में भी एक चैप्टर है। चुंबकीय शक्ति हो गया, घनत्व, दाब, तापक्रम। घनत्व, ताप को तापक्रम, इनको हम जो अपने अप्राकृतिक जो स्रोत है उनमें भी पढ़ेंगे। इतनी बात होगी। उसके बाद जो पृथ्वी की संरचना है वह उसको यहाँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष में बांट दी। उसके बाद पुनः उसको 3 भागों में बांटा। तो देखिए, ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता कि मैं उसको यहाँ लिखूं कितने भागों में बांटा, 3 भागों में बांटा। अपन सीधी बात करेंगे। पहला जो सिद्धांत है वह है पृथ्वी की उत्पत्ति का सिद्धांत। किसका सिद्धांत? पृथ्वी की उत्पत्ति का सिद्धांत। तो देखिए, इसको याद करना पड़ेगा। लाप्लास, अंतरतम भाग और तरल। यानी कि लाप्लास ने पृथ्वी का जो अंतरतम भाग है उसको कैसा बताया? तरल बताया। कैसे याद रखेंगे? अंतरतम भाग यानी कि जो सबसे नीचे, सबसे केंद्र में, तो उसने उसका कैसा भाग बताया? तरल बताया। तो कैसे याद रखेंगे कि लाप्सी कैसी होती है? तरल होती है। लाप्सी खाई हुई तो होगी ना, तो लाप्सी कैसी है? तरल है। उसके बाद सेकंड, चैम्बरलिन व मोल्स ने पृथ्वी का जो अंतरिम भाग है उसको कैसा बताया? ठोस को। कैसे याद रखोगे? चैम्बरलिन व मोल्स। ठोस चीज क्या हो जाती है? मेल्ट हो जाती है। जैसे आइसक्रीम, जैसे आइस क्या हो जाती है? मेल्ट। ठोस चीज क्या हो जाती है? मेल्ट। तो चैम्बरलिन व मोल्स ठोस। उसके बाद थर्ड है जाइपरीज व रीटर। इन्होंने जो पृथ्वी की अंतरिम जो भाग है उसको कैसा बताया है? इन्होंने उनको गैस, गैसीय बताया। लेकिन देखो, इसको गलत सिद्ध किया कि ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, पृथ्वी का भाग तरल और ठोस दोनों हो सकता है, लेकिन गैसीय स्थिति में कभी भी नहीं हो सकता। कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीजें। पृथ्वी का केंद्र 6307 किलोमीटर। और जो ज्वालामुखी उद्गार से हम कितना जान पाए, कितनी गहराई तक जान पाए हैं? तो हम जान पाए हैं 400 किलोमीटर तक। ठीक है। 12 किलोमीटर की गहराई तक जो कोला प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, जहाँ पे जो हमारा आर्कटिक महासागर है, वहाँ जो कोयला प्रबंधन है, वहाँ ड्रिलिंग के द्वारा क्या किया? वहाँ पृथ्वी की जानकारी लेने की कोशिश की। तो वहाँ ड्रिलिंग जब की तो वो जो ड्रिलिंग से जानकारी मिल रही थी वो कितने किलोमीटर तक मिल रही थी? तो मात्र 12 किलोमीटर तक मिल रही थी। 12 किलोमीटर के बाद की जानकारी वहाँ भी नहीं मिली। ठीक है।
ज्वालामुखी उद्गार 400 किलोमीटर। केंद्र पर घनत्व कितना होता है पृथ्वी का? 11 से 3। केंद्र कितना, पृथ्वी का जो केंद्र होता है कितना होता है? 6370 किलोमीटर। और घनत्व कितना होता है? 11 से 13 तक हो सकता है। देखिए, घनत्व हमेशा ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो बढ़ता जाता है। यानी कि अगर पूछा जाए कि अधिकतम जो घनत्व होता है वो कहाँ होता है, तो वो पृथ्वी के केंद्र पर होता है। ठीक है। अब पृथ्वी का जो केंद्र है, पृथ्वी का केंद्र जो होता है वो अधिकतम घनत्व होता है, तो वो किसके कारण होता है? क्या दबाव के कारण होता है? नहीं। ऐसा मानना था कि जब दबाव पड़ता है, परत से परत पर जब दबाव पड़ता जाता है तो चीज़ों में दबाव के कारण घनत्व भी बढ़ता जाता है। लेकिन बाद में ये चीज़ गलत सिद्ध हुई और बोला गया कि जो पृथ्वी का केंद्र है उसमें जो भारी कण है, लोह प्लस निकल, उसके कारण जो पृथ्वी का केंद्र है वो कैसा है? भारी है। ओके। चलो, स्रोत प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष में कौन सी चीजें होती हैं जिनको हम देख सकते हैं? अप्रत्यक्ष जो जैसे कई चीजें होती है ना, घनत्व, दाब, इनको हम देख नहीं सकते हैं। ये तो पृथ्वी में हलचलें हो रही हैं, बस हम इनको देख नहीं पा रहे हैं। उत्पत्ति, लाप्लास मैंने बता दिया। लाप्सी कैसी होती है? तरल होती है। और जो मतलब आइसक्रीम ठोस होती है। ठोस चीज़ क्या होती है? मेल्ट होती है। जायप्रीज व रिटर, तो मतलब जाए, जब अपन किसी इंसान से परेशान होते तो उसको कहते हैं तू जा, तू जा। तो जा मतलब गैस, और गैस को भगा दिया, यानी कि गैस को गलत सिद्धांत सिद्ध कर दिया। इतनी बात होगी। उसके बाद देखो, उसके बाद हम बात करेंगे अप्राकृतिक स्रोत की। तो अप्राकृतिक जो स्रोत हैं वो क्या है? तो जो पहला अप्राकृतिक स्रोत है वह है हमारा घनत्व। घनत्व हमने यहाँ इसीलिए नहीं पढ़ा क्योंकि ये आगे अप्राकृतिक स्रोत में आने वाला भी। अप्राकृतिक स्रोत किसका भाग है? अगर वो आप पूछ रहे हो तो मैं आपको बता देती हूँ कि पृथ्वी की संरचना को यहाँ दो भागों में बांटा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। उसके बाद इसको वापस से तीन भागों में बांटा। ठीक है। तो पहला है उत्पत्ति संबंध सिद्धांत, और दूसरा है हमारा अप्राकृतिक। तो देखिए, औसत घनत्व, मैंने इसको बहुत मतलब जैसे मुझे याद हो मैंने वैसे लिख रखा है। तो पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो कितना है? 5.517। ठीक है। और जब हम मैथ्स की परसेंटेज निकालते हैं तो आप कभी भी देखना, जब परसेंटेज 6 से ऊपर नंबर आते हैं ऐसे, 6 से ऐसे, तो हम अगली संख्या को एक बढ़ा देते हैं। तो 5.52 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। सेंटीमीटर मैं ढंग से लिख देती हूँ क्योंकि इकाईज में, यूनिट्स में प्रॉब्लम बहुत होती है, मुझे खुद को बहुत होती है। ठीक है। 5.52 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। अब देखिए क्यों, देखिए जब हमारी पृथ्वी की हम बात करते हैं ना, और पृथ्वी का ये जो परतें होती है इनमें जो घनत्व होता है, जो सबसे ऊपर का घनत्व होता है ना, वो 3 होता है। और जो सबसे अंतिम केंद्र का होता है वो 11 से 13 होता है। ठीक है। औसत कभी भी देखिए, जब हम मैथ्स निकालते हैं तो हम औसत को पढ़ते हैं, तो औसत ऐसे ही तो निकाला जाता है ना किसी चीज़ का। जैसे मान लो हम यह मान रहे हैं 13, और ऊपरी परत का है 3, 2 में भाग देंगे। 13 और 3 कितने हो गए? 13 और 3 16, यानी कि 8 हो गए। और अगर हम 11 को मान रहे हैं तो 11 प्लस 3 5। ऐसे करके हम क्या करते हैं? औसत को निकालते हैं। तो जब पृथ्वी का औसत निकाला गया तो औसत क्या आया इसका? औसत इसका आया 5.517। ऑप्शन में 5.52 भी मिल सकता है। तो देखिए, जब ऊपरी सतह से और केंद्र की ओर अपन जाते हैं ना, ऊपर से जब केंद्र की ओर जाते हैं तो पृथ्वी का घनत्व बढ़ता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऊपर से नीचे की ओर पृथ्वी का घनत्व बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है? ये फोर्थ ऑप्शन आपको जो भी दे सकता है। ठीक है। बढ़ता है। पृथ्वी का जो अधिकतम घनत्व है वो मैंने आपको बता दिया कहाँ होता है? उसके केंद्र में होता है। क्यों होता है वो भी बता दिया कि पहले ऐसे मानना था कि दबाव के कारण होता है, लेकिन दबाव भी एक सीमा के बाद में नहीं लग सकता। दबाव की भी एक सीमा होती है, उसके बाद में दबाव नहीं लगता। फिर भी जो पृथ्वी का घनत्व है वो 11-13 है। तो वो किसके कारण है? तो मैक्सिमम जो घनत्व है वो लोह और निकल जो भारी कण है उनके कारण है। ठीक है। किसके कारण है? जो पृथ्वी के केंद्र में जो भारी जो कण है उनके कारण है, लोह और निकल। चलो, उसके बाद बात करेंगे हम दबाव की। तो देखो, अभी मैंने आपको ये बताया था कि जो पृथ्वी है हमारी वो लेयर टू लेयर है। ठीक है। लेयर्स कौन कौन सी हैं उनको हम आगे पढ़ेंगे। तो जो पृथ्वी की जो धरातल से जब हम चलते हैं नीचे की ओर, तो लेयर टू लेयर क्या होता है कि दबाव बढ़ता जाता है। देखिए, घनत्व भी बढ़ता जाता है और दबाव भी बढ़ता जाता है। ठीक है। तो जिससे क्या होता है कि जो जब दबाव नीचे नीचे कोई चीज़ को बढ़ता जाएगा, देखिए चलो एक चीज़ को अपन ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि एक आदमी को नीचे बैठा दिया, उसके ऊपर एक आदमी बैठा दिया, उसके ऊपर दूसरा बैठा दिया, उसके ऊपर तीसरा बैठा दिया, तो जो सबसे ज़्यादा दबाव होगा वो तो नीचे नीचे बढ़ता जाएगा। और ऊपर वाले के ऊपर तो सबसे कम दबाव होगा ना। सिंपल सी बात है, सबसे ज़्यादा दबाव तो नीचे वाले के पास होगा। तो सेम बात वही है, नीचे चट्टानें ही तो है ना। तो वो चट्टानों में क्या है कि धीरे धीरे वृद्धि होती जाती है। ठीक है। फिर
जो दबाव की जो अंतिम सीमा थी, उसको बताया कि दबाव की भी एक अंतिम सीमा थी, उसके बाद दबाव नहीं लग सकता था किसी चीज़ का, ठीक है। तो उस चीज़ को ऐसे रिलेट किया गया कि भाई जो दबाव है उसका एक समय के बाद में, एक अंतिम सीमा के बाद में पृथ्वी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अंतिम सीमा में लिखा हुआ है कि कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अंतिम सीमा के बाद में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि पृथ्वी का जो भारी केंद्र है वो किसके कारण है, उसके कणों के कारण है। उसके बाद बात आई तापक्रम की। तो देखिए पृथ्वी के 32 32 डिग्री, ये जो 32 मीटर है, सॉरी 32 मीटर, 1 सेंटीग्रेड जो तापमान बढ़ता है ना, वो 32 मीटर की दूरी तक बढ़ जाता है, ठीक है। 32 मीटर की गहराई पर जब हम नीचे जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? कि रेडियो एक्टिव पदार्थ के कारण वहाँ ऊर्जा का जनन होता है। यानी कि रेडियो एक्टिव पदार्थ ज़्यादा कहाँ है? जब हम पृथ्वी के स्टार्ट से नीचे की ओर जाते हैं तो 32 मीटर तो 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है, लेकिन ये 8 किलोमीटर तक बढ़ता है। कितने किलोमीटर तक बढ़ता है? ये 8 किलोमीटर तक ही बढ़ता है, ठीक है। क्योंकि जब अधिक अधिक गहराई में हम जाते जाएंगे तो जो बढ़ने की दर होगी ना, वो ऑब्वियसली क्या होती है, धीरे धीरे कम होती जाती है, क्योंकि जो पृथ्वी का जो रेडियो एक्टिव जो जनन है वो नीचे धीरे धीरे कम होती जाती है। तो सबसे ज़्यादा रेडियो एक्टिव जनन, ऊर्जा का जो जनन होता है वो कहाँ होता है? तो इस 8 किलोमीटर तक होता है, और ये 32 मीटर 1 डिग्री सेल्सियस में बढ़ जाता है। उसके बाद ये दर क्या होती है? अगर क्वेश्चन आए कि 8 किलोमीटर दर के बाद में तापक्रम कैसा होता है, तो तापक्रम की दर बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है। तो 8 किलोमीटर के बाद में, 8 किलोमीटर तक तो बढ़ती है, उसके बाद में जो तापमान की जो दर है वो घटती जाती है। ओके। उसके बाद है प्राकृतिक स्रोत, ज्वालामुखी क्रिया और भूकंप विज्ञान। जब ज्वालामुखी क्रिया मैं खुद पढ़ूंगी, अभी मैंने भी नहीं पढ़ा है, और भूकंप भूकंप भी मैंने अभी नहीं पढ़ा है, तो जब पढ़ूंगी उसके बाद जब शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाएंगे तो अपन बात करेंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का सबसे प्रामाणिक स्रोत कौन सा है? तो भूकंपीय विज्ञान को माना गया है। क्वेश्चन है, अच्छा है। चलो ये दो बात होगी हमारी, ठीक है। किस किस की? उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत तीनों का, लाप्लास, चैम्बरलिन, और मतलब जो हमारे स्रोत हैं, अप्राकृतिक स्रोत और प्राकृतिक स्रोत। अब आधुनिक मत के अनुसार जो परतें हैं वो क्या हैं, उनको समझ लेते हैं। तो देखो आधुनिक मत के अनुसार जो परतें हैं, 3 परतें हैं। भूपृष्ठी, भूपृष्ठी को हम क्रस्ट भी बोल सकते हैं, प्रवार, अधिस्तर और मेंटल, क्रोड, कोर और अंतरंग। देखो इनको आप अपने हिसाब से याद करना, क्योंकि मैंने किसी ट्रिक से इनको नहीं किया है। अप टू लोअर हैं ये, अप टू लोअर। क्वेश्चन में इनका क्रम भी पूछा जा सकता है, ठीक है। नीचे से ऊपर भी, और ऊपर से नीचे भी पूछा जा सकता है। तो दोनों चीज हमें माइंड में रखनी होंगी, अपर टू लोअर और लोअर टू अपर, ठीक है। खैर अपर टू लोअर याद करेंगे तो लोअर टू अपर अपने आप याद हो जाता है। उसके बाद इनके आयतन, तो भूपट्टी का जो आयतन है वो 0.5 है, द्रव्यमान है 0.2, प्रवार, अधिस्तर और मेंटल आयतन है 83.5, और इसका जो द्रव्यमान है वो 67.8। क्रोड, कोर और अंतरम, इसका जो आयतन है वो 16% है, और इसका जो द्रव्यमान है वो 32% है। ओके। अब भूपट्टी के बारे में कुछ चीजें अपन जान लेते हैं। तो देखो भूपट्टी जो है, इसको वैसे तो जब हम इन तीनों जो पढ़ते हैं उनको अगर डायग्राम से समझते हैं तो वो ज़्यादा इजी होता है। तो वो आप समझ रखा है आप लोगों ने, आप लोगों को सबको आता है ना। हम इसको सिर्फ याद करने के पर्पज से और रिवीजन के पर्पज से कर रहे हैं। तो एक बार हम इसके बारे में जो जो तथ्य हैं उनको देख लेते हैं। भूपृष्ठी, भूपृष्ठी की जो औसत मोटाई है वह कितनी है? देखिए इस टाइप का कोई डायग्राम है, ऐसे करके है, उसमें एक ये वाली है, एक ये है, ठीक है। उसके बाद में जो 5 अपनी असंबंधित परत हैं वो हैं। तो ये चीज़ें तो आप ये चीज़ कर लोगे, मुझे उम्मीद है, क्योंकि ये चीज़ आती है, अपन उसका रिवीजन करें तो रिवीजन के तौर पे चीज़ों को करेंगे, है ना। औसत मोटाई कितनी है? 30 किलोमीटर है। भूपट्टी की औसत मोटाई कितनी है? 30 किलोमीटर है। महासागरीय भागों में कितनी है? 5 किलोमीटर है। महाद्वीपीय मोटाई, महाद्वीपीय मोटाई कितनी है? 30 किलोमीटर है। ओके। और नवीन वलितीय पर्वतीय जिनका निर्माण हुआ है, जो नवीन पर्वत जिनका निर्माण हुआ है उसमें कितनी मोटाई आई इसकी? 50 किलोमीटर। और हिमालय में कितनी है? 70 किलोमीटर। औसत घनत्व कितना है? 3.4। प्रकृति कैसी है? ठोस। ऊपरी जो परत है वो ग्रेनाइट की है। महाद्वीपीय क्रस्ट, भूपट्टी क्रस्ट ही तो पढ़ रहे हैं ना। और निचली जो है बेसाल्ट, महासागरीय क्रस्ट। अब आप निचली और ऊपरी को अगर नहीं समझ पा रहे तो मैं एक बार थोड़ा सा बता दूं। ये जो डायग्राम इसमें ऐसे बना हुआ है, ठीक है। तो ये तो हो गई अपनी ऊपरी पृष्ठ, और ये हो गई अपनी
निचली पृष्ठ। तो जो ऊपरी पृष्ठ है वो तो है ग्रेनाइट की, और जो निचली है ये है बेसाल्ट की। ठीक है, ये जो एरिया है ये है अपना 30 किलोमीटर का। समझ गए? इतनी सी बात है, इन चीज़ों का रिवीजन आपका इजीली हो जाएगा। ऊपरी पृष्ठ महाद्वीपीय पृष्ठ बोलते हैं, ये वाला ये जो हिस्सा है ये, पहले तो इसको 3 हिस्सों में ये बने, ठीक है, भूपट्टी, ये प्रवार और ये क्रोड, 3 हो गए। ये तो 3 परतें हो गई। इस परत में 2 हिस्से हैं, ऊपरी पृष्ठ, निचली पृष्ठ। ऊपरी को बोलते हैं महाद्वीपीय और नीचे वाले को बोलते हैं महासागरीय। ठीक है, भूपट्टी हो गई। चलो, उसके बाद बात आती है मेंटल, प्रवार और अधस्तर। देखो, मेंटल, प्रवाह और अधस्तर सेम वही डायग्राम है। बीच में जो सबसे बड़ा हिस्सा था वो किसका था? वो मेंटल का था। ठीक है, मेंटल ये तो 30 तक था, और ये 30 से कहाँ तक था? 2900 तक। ठीक है, 30 से और ये था 2900 लेके 6371 किलोमीटर तक। ठीक है, ये तो अपने 30 बोला था भूपट्टी, फिर ये मेंटल, और तीसरा अपना क्रोड। तो ये वाली थी 30, और ये होगी यहाँ पे 30 से 2900, और फिर ये होगी 2900 से 6371। अभी 6371 क्यों है? क्योंकि जो पृथ्वी का केंद्र है वो 6371 किलोमीटर पर है। मेंटल प्रवाह, औसत मोटाई 30 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर। ठीक है, और चट्टानों की नदी कहा गया है। क्यों कहा गया चट्टानों की नदी इसको? क्योंकि इसमें ना, मतलब थोड़ी जो अवस्था है वो पिंगली अवस्था है, इस कारण इसको कहा गया है। दुर्बलता मंडल, इसमें अलग अलग हिस्सों में, जैसे उसको 2 भागों में बांटा था, ऐसे इसको भी 2-3 भागों में, संक्रमण में, दुर्बलतम में। ठीक है, अब देखो दुर्बलतम मंडल 100 से 400 किलोमीटर तक। प्रकृति कैसी है? 100 से 400 किलोमीटर दुर्बलतम मंडल पाया जाता है। इसको एस्थेनोस्फेयर भी बोल सकते हैं, क्योंकि एस्थेनोस्फेयर का मतलब होता है दुर्बलता या कमजोर। इंग्लिश अगर टर्म देखें तो ऐसे, और इंग्लिश टर्म क्या, कि सर का कहना है कि इजी याद होती है, लेकिन मुझे तो हिंदी याद होती है, इसलिए मैंने हिंदी लिखी, इंग्लिश मेरे बस की बात नहीं है। तो देखो, यह मंडल 100 से 400 किलोमीटर तक है। ठीक है, इसकी जो प्रकृति है वह अर्धपिंगली अवस्था में होता है ये। ठीक है, इस परत का जो घनत्व कितना होता है? वो 3.4 घन ग्राम सेंटीमीटर होता है। भूकंपीय तरंगों की गति धीमी हो जाती है, अतः निम्न वेग का मंडल होता है। ठीक है, इस भाग में यानी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस भाग में भूकंपीय तरंगों की गति धीमी हो जाती है, तो किस भाग में होती है? दुर्बलतम मंडल में। किसमें? दुर्बलतम मंडल में। ठीक है, और दुर्बलतम मंडल में और क्या होता है? ज्वालामुखी का उद्गार होता है। और वर्तमान जो आग्नेय चट्टानों की उत्पत्ति मानी गई है वो किसको मानी गई है? दुर्बलतम मंडल को। ओके, उसका संक्रमण मंडल मैंने बताया था ना, इसमें 3 मंडल हैं, 400 से 700। ठीक है, अब इस 400 से 700 के बाद ये 2600 कहाँ से आया? तो देखिए, इसमें एक छोटा सा हिस्सा आपके डायग्राम में बना हुआ होगा। 1 मिनट में मेरे नोट्स में दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, एक बार ढंग से इसको देखिए। ये 7.0 से लेके ये जो बीच में एक जो लाइन थी ये थी 2600 की, 2600 की। ठीक है, ये चीज़ है इसमें। चलो चलते हैं आगे। तो संक्रमण मंडल हो गया, डबल डी प्राइम हो गया 2600 से 2900 तक। उसके बाद बात आई हमारी क्रॉड, कोर और अंतरम की। तो देखिए, 2900 से और केंद्र तक। ठीक है, हम तीसरी परत पर आ गए हैं। भूपट्टी, मेंटल, क्रोड। भूपट्टी को क्रस्ट भी बोलते हैं, मेंटल को प्रवार अधिस्तर बोलते हैं। उसके बाद क्रोड, कोर और अंतरतम। 2900 से केंद्र तक स्थिरता चुंबकीय गुणों को प्रदर्शित करता है। ठीक है, 2 कोड हैं, बाह्य कोड, इनर कोड। बाह्य कोड, इनर कोड का मतलब समझ गए कि इसमें 2 ऊपर हिस्से थे ना, तो इसमें भी 2 हिस्से हैं। ठीक है, इसमें एक कोड बाह्य कोड और इनर मतलब इनर कोड। तो जो बाह्य कोड है वो कितना है? 2900 से 5150, और इसकी अवस्था कैसी है? अवस्था है इसकी तरल। इनर कोड कैसा है? 5150 से 6371 यानी कि हमारे केंद्र तक है। अवस्था कैसी है इसकी? ठोस। कैसी अवस्था है? ठोस। ठोस अवस्था आप समझ गए होंगे, क्योंकि जो पृथ्वी का केंद्र है वो ठोस है। ऐसा आपने जब
लाप्लास और उनको पढ़ा था, तो इस निर्णय पे थे कि उन्होंने तो बोला था कि ठोस है, लेकिन जो जियोपोरिन और रिटर थे उन्होंने उसको गैसीय अवस्था में बताया था, जो कि वो चीज़ गलत थी, है ना। लाप्लास के अनुसार वो चीज़ कैसी थी, लाप्लास के अनुसार कैसी थी, तरल थी, ठीक है। और चैम्बरलिन और मेल्ट के अनुसार वो चीज़ कैसी थी, ठोस थी, क्योंकि मेल्ट क्या हो जाती है, ठोस हो जाती है। लापसी कैसी होती है, तरल होती है। चलो, इनर कोड 51-50 से 36 अवस्था, ठोस, लो प्लस निकल के कारण, ठीक है। देखिए उसके बाद स्थल मंडल या लिथोस्फियर किसको कहते हैं, तो संपूर्ण क्रस्ट या ऊपरी मंडल का ठोस भाग, औसत मोटाई, वो संपूर्ण क्रस्ट या ऊपरी मेंटल। देखो इस चीज को आप अपने मतलब ढंग से समझ जाओगे, अगर आपने इसको पढ़ा है तो आप ढंग से समझ जाओगे, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको फिर से मेरा डायग्राम दिखाती हूँ। देखो ये जो पेंसिल वाला हिस्सा बन रहा है ना, ऊपरी क्रस्ट, निचली क्रस्ट और ऊपर मेंटल, यानी कि ऊपरी मेंटल का तो एक हिस्सा ये वाला, और ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट, ठीक है। ये याद करने की चीज़ है, बहुत डेप्थ का क्वेश्चन है। स्थलमंडलीय लिथोस्फीयर संपूर्ण क्रस्ट, क्रस्ट तो दोनों इससे आ गए, और ऊपरी मेंटल का ठोस भाग उसके अंदर आ गया। औसत मोटाई 110 किलोमीटर से 200 किलोमीटर, और अगर क्वेश्चन अकेली इकाई में अपने पास आता है तो हम उसका आंसर करेंगे 100 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद इसकी जब इस क्रस्ट को पढ़ते हैं तो इसमें काफ़ी परतें हैं, ठीक है। असंतृप्त परतें क्या होती है, असंतृप्त परतें, तो देखो आंतरिक गहराई में चट्टानों के घनत्व में तेजी से परिवर्तन होता है, तो उनको हम क्या कहेंगे, असंतत्य परत कहेंगे, और असंबंधितता परत भी कह सकते हैं, ठीक है। तो देखो एक बार हम इन चीज को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इनको ट्रिक से याद करेंगे। तो सबसे पहला कोनाड, तो कोनाड, कोनाड ऊपरी भूपट्टी व निचली भूपट्टी, समझ गए होंगे। ऊपरी भूपट्टी और निचली भूपट्टी का मतलब कि जब हमने इसको यहाँ देखो ऐसे पढ़ा था, तो सबसे पहले ऊपर था भूपट्टी, दो हिस्सों में बांटी थी, तीन हिस्सों में बांटी थी, फिर ये थी मेंटल, और ये थी अपनी क्रोड, ऐसे तो था ना। तो ये जो कुनाड असम्मतता थी वो यहाँ थी, कहाँ थी, यहाँ थी। तो इसको क्या बोला, महाद्वीपीय क्रस्ट व महासागरीय क्रस्ट, ठीक है। महाद्वीपीय क्रस्ट और महासागरीय क्रस्ट, और ऊपरी भूपट्टी और निचली भूपट्टी। अब ऊपरी भूपट्टी, निचली भूपट्टी और महासागरीय और महाद्वीपीय अपन क्यों बोल रहे हैं, तो देखो मैंने आपको ऊपर बताया था महाद्वीपीय मोटाई और महासागरीय मोटाई, इसकी जो ये मोटाई होती है ना, ये ऊपर वाला जो भाग होता है, जो ऊपर वाला भाग होता है वो तो होता है महाद्वीपीय क्रस्ट, और जो नीचे वाला जो भाग होता है वो कैसा होता है, महासागरीय क्रस्ट, ठीक है। थोड़ी सी इंटरनली मतलब मेरा मतलब है कि थोड़ी गहनता से अगर सीधा ये ऐसे पढ़ लेते ना, ऊपरी क्रस्ट निचली क्रस्ट, तो ऐसे माइंड में रहता है, लेकिन जैसे इसको थोड़ा सा आप देख लोगे, ऊपरी भूपट्टी व निचली भूपट्टी 15 से 16 किलोमीटर तक है। महाद्वीपीय क्रस्ट और महासागरीय क्रस्ट क्यों, क्योंकि ऊपरी स्तर मैंने आपको बताया था महाद्वीपीय होता है, और निचला होता है महासागरीय होता है। ऊपरी जो परत होती है वो ग्रेनाइट की होती है, निचली जो होती है अपने किसकी होती है, बेसाल्ट की होती है। तो 15 से 16 किलोमीटर की गहराई तक है। उसके बाद कोनाड मोहो, मोहो जो है वह क्रस्ट व मेंटल, क्रस्ट सबसे पहले क्या पढ़ा था अपन ने, क्रस्ट, यानी कि पहले वाला हो गया, मेंटल हो गया नीचे वाला, तो निचली क्रस्ट व ऊपरी मेंटल, यानी कि जो निचली तो क्रस्ट होगी और ऊपरी मेंटल हो गई, यानी कि इस ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा क्या हो गया, मोहो। इसकी गहराई क्या है, 30 से और 33 किलोमीटर, 30 से 33 किलोमीटर। उसके बाद है रेपेटी, ऊपरी मेंटल व निचली मेंटल के बीच, ऊपरी मेंटल, मेंटल को मैंने आपको हिस्से बताए थे ना, 3 हिस्से थे, ठीक है। तो ऊपरी मेंटल और मतलब निचली मेंटल के बीच में जो दूरी है, तो गहराई कितनी हो गई इसकी, 70 किलोमीटर गहराई होगी। उसके बाद बात करें गुटेनबर्ग की, निचली मेंटल व बाह्य क्रोड या मेंटल व क्रोड, बिल्कुल सबसे निचली कौन सी अपनी क्रोड, क्रोड को भी अपन ने दो हिस्सों में बांटा था ना, इनर कोड, इनर क्रोड और आउटर क्रोड, ठीक है। इनर क्रोड की तो कितनी थी, 51-50 थी, और इसकी थी 51-50 से 6370 तक थी, है ना। तो देखो जब बाह्य क्रोड, यानी कि बाह्य क्रोड व आंतरिक क्रोड के बीच, सॉरी निचली मेंटल, यानी कि मेंटल के दो हिस्से तो यहाँ पे हो गए, एक हिस्सा तो इसके साथ चला गया, एक हिस्से ये दोनों हो गए, एक हिस्सा किसके साथ आ गया, इसके साथ आ गया, तो एक हिस्सा इसके साथ आ गया, और बाह्य क्रोड मेंटल व क्रोड के बीच में जो दूरी कितनी हुई, 2900 किलोमीटर। उसके बाद हमारे पास बची लेहमान,
तो बाह्य क्रोड़ व आंतरिक क्रोड़ के बीच में, यानी कि ये पूरा हिस्सा किसका हो गया, क्रोड़ का हो गया। 51-50, ठीक है, इसकी कितनी होगी, 51-50 किलोमीटर, ये बात होगी। उसके बाद पृथ्वी की आंतरिक संरचना के तत्वों का वितरण कैसे किया गया, तो देखिए अगर भूपट्टी क्रस्ट में देखें अपन तो चीजें हमारे पास ऐसे करके भी आ सकती हैं, ठीक है, और क्रम से सीधे ये ना आकर ये भी पूछी जा सकती हैं। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, भूपृष्ठ में तो इस क्रम में ज़्यादा है। और अगर संपूर्ण पृथ्वी में अपन बात करें तो लोहा, ऑक्सीजन, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। लोहा, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, लोहा, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम। देखो अब इसको एक बार अपन थोड़ा सा ट्रिक से याद करेंगे। ये जो असंतत प्रत्यय आपको पता चलेगी, ये प्रत्यय कहाँ है वो आपको पता चलेगी। ये जो हमने टेबल पढ़ा है इसके अंदर ये सारी प्रत्यय हैं, ठीक है। तो 1 से 2 बार जब हम इस डायग्राम को ढंग से देखेंगे तो इस डायग्राम को बहुत मतलब ढंग से हम समझ पाएंगे। और जब उस डायग्राम को एक बार समझेंगे, 2 से 3 बार हम उस डायग्राम को भी पढ़ लेंगे ना, तो ऑलमोस्ट जो 2 क्वेश्चन आने होते हैं यहाँ से, उनमें से एक जो क्वेश्चन है वो सर का कहना है कि यहीं से आ जाता है ना। तो इतना एक्सपीरियंस मुझे भी नहीं है क्योंकि मैं खुद फर्स्ट टाइम में फर्स्ट ग्रेड दूंगी। तो चलो एक बार हम इन चीजों को ट्रिक से याद करते हैं। तो ये परत को इनको, चलो तो देखो 2 से 3 बार बोलेंगे तो हमें याद हो जाएंगी। तो देखिए असंतत परत को कैसे याद रखोगे, कोमा में रेवली, कोमा में रेवली, कोमा में रेवली, ठीक है। 2 से 3 बार बोलोगे ना, आप दिन में 3 बार बोलोगे ना, 3 बार भी कोमा में रेवली, कोमा में, तो भी याद हो जाएगा। कोमा में रेवली, कोनाड जो सबसे ऊपर थी, मोहरविसिक, रेस है रेपेटी, वीस है विचार्ड, और लेस लेहमन, ठीक है। लेहमन किस में थी, क्रोड में थी। कोनाड किस में थी, भूपृष्ठ में थी, भूपट्टी क्रस्ट में थी। और ये तीनों किस में थी, तो ये तो थी दोनों में, और ये दोनों थी, ये किस में थी, अपने बीच वाले हिस्से में, ठीक है, मेंटल परवार आदि स्तर में। भूपट्टी का रासायनिक संगठन जो अभी अपने पढ़ा था, लास्ट में पढ़ा था। तो देखिए आसियाल फेंके सोडा, आसियाल फेंके सोडा 2 से 3 बार बोलोगे तो बहुत अच्छा याद हो जाएगा। आ से ऑक्सीजन, से सिलिका, ये आल समझ लेना इसको, एल्यूमिनियम, फे से फेरस, के से कैल्शियम, सोडा से सोडियम, ठीक है। कोमा में रेवली, जब पढ़ते हमें याद हो जाएंगे। ये उन्हीं बच्चों के लिए सबसे अच्छा है ये वीडियो जो पहले पढ़ चुके हैं और सिर्फ रिवीजन करेंगे अब, है ना। तो आसियाल फेंके सोडा 2 से 3 बार हम इस चैप्टर को बोलेंगे, इनको बोलेंगे ना तो याद हो जाएंगी। फिर पृथ्वी का रासायनिक संगठन, ठीक है। तो रासायनिक संगठन क्या है, देखो फिर आसी मनीष, जैसे अब राजस्थान में क्या होता है कि बारिश आके एक बार रुक जाती है, तो मतलब आपा क्या बोला अभी, फिर आसी बारिश, तो बारिश तो फिर आसी। तो सोच लो कि भैया अपना घर है, अपना घर में मनीष फिर आसी, तो आपा के का फिर आसी मनीष, फिर आसी मनीष। तो फिर मतलब हो गया फेरस, आ मतलब हो गया ऑक्सीजन, स मतलब हो गया सिलिका, म मतलब हो गया मैग्नीशियम, न मतलब हो गया निकिल, और से मतलब हो गया सल्फर, ठीक है। कोमा में रेवली, आसियाल फेंके सोडा, फिर आसी मनीष। देखिए वो जो एक डायग्राम है उसको एकदम बढ़िया तैयार कर लो। उस डायग्राम से 1-2 क्वेश्चन जो इस चैप्टर से आने होते हैं वो लगभग वहाँ से आ जाता है, क्योंकि प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, अप्राकृतिक, हाँ उत्पत्ति के जो सिद्धांत हैं वो तीनों सिद्धांत हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, उनसे सीधा पूछा जा सकता है। जैसे लाप्लास वाला है, चैम्बरलिन वाला है, जियोप्रिन वाला है, वो तीनों चीज़ें। उसके बाद ये वाली जो ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं, इनका क्रम पूछा जा सकता है, यानी कि पृथ्वी की जो रासायनिक संगठन उनमें किसकी तत्वों का समावेश होता है। तो हो सकता है कि 3 ऑप्शन देके हमसे ऐसे पूछ ले। ये भूपट्टी का रासायनिक संगठन है वो किस किस से मिलकर बना है वो पूछ ले। पृथ्वी का केंद्र कितना है, तो 6370 है। कितने किलोमीटर तक की ज्वालामुखी की दूरी, तो 400 किलोमीटर की। और जो महाद्वीपीय जो वहाँ मतलब कोलर ड्रिलिंग हुई थी वहाँ 12 किलोमीटर तक पाया गया। 32 डिग्री 32 मीटर तक से जो तापमान होता है वो कितना बढ़ता है, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। लेकिन उसके बाद परत दर परत जब हम नीचे जाते हैं तो तापमान तो बढ़ता है, ये तो बात है, लेकिन जो तापमान की दर होती है वह कम होती जाती है, ठीक है। घनत्व तो आपको पता ही बढ़ता ही है, और जो दाब है वो भी हमारा बढ़ता है। और ये इसकी परतों के कारण, दबाव के कारण नहीं है, लेकिन पृथ्वी के केंद्र में जो भारी कण है लो प्लस निकल, उनके कारण बढ़ता है। तो ये कुछ चीज़ें आपके एकदम फिर से रिवीजन हो जाएंगी। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और आप इसको अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। आज की क्लास के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए शॉर्ट वीडियो के साथ, अगर तैयार होगा तो मिलेगा, जब भी मिलेगा, जब भी आएगा तो आप ज़रूर उसको देखिएगा। ओके फ्रेंड्स।